दोस्तों, मैं मासूम सुमन प्राचीन भारत का इतिहास महामैराथन पार्ट 2 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम देखेंगे पार्ट 2 के सवालों को। आइए देखते हैं। पहला सवाल है, चचनामा किसकी रचना है? इसका आंसर अली अहमद होगा। अब देखेंगे दूसरे सवाल को। दूसरा सवाल है, चचनामा से किसकी जानकारी मिलती है? इसका आंसर होगा अरबों के सिंध विजय की। अब देखेंगे तीसरे सवाल को। तीसरा सवाल है, राजतरंगिणी किसकी रचना है? इसका आंसर कल्हण होगा। दोस्तों, राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। अब देखेंगे चौथे सवाल को। चौथा सवाल है, कल्हण किसके दरबार में रहता था? इसका आंसर हर्षदेव होगा। दोस्तों, हर्षदेव लौहार वंश का शासक था। अब देखेंगे पांचवें सवाल को। पांचवा सवाल है, रघुवंशम नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? इसका आंसर कालिदास होगा। अब देखेंगे छठे सवाल को। छठा सवाल है, मृच्छकटिकम नामक ग्रंथ किसने लिखी? इसका आंसर शूद्रक होगा। अब देखेंगे सातवें सवाल को। सातवां सवाल है, मालविकाग्निमित्रम किसकी रचना है? इसका आंसर कालिदास होगा। अब देखेंगे आठवें सवाल को। आठवां सवाल है, फाहियान भारत कब आया था? इसका आंसर 399 ईस्वी होगा। दोस्तों, फाहियान एक चीनी यात्री था। अब देखेंगे 9वें सवाल को। 9वां सवाल है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय होगा। अब देखेंगे 10वें सवाल को। 10वां सवाल है, भारत की दशा का विवरण नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? इसका आंसर फाहियान होगा। अब देखेंगे 11वें सवाल को। 11वां सवाल है, हुएनसांग भारत कब आया था? इसका आंसर 629 ईस्वी होगा। अब देखेंगे 12वें सवाल को। 12वां सवाल है, हुएनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका आंसर होगा हर्षवर्धन के शासनकाल में। अब देखेंगे 13वें सवाल को। 13वां सवाल है, सी यू की नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? इसका आंसर होगा हुएनसांग। अब देखेंगे 14वें सवाल को। 14वां सवाल है, हुएनसांग बिहार के किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? इसका आंसर होगा नालंदा विश्वविद्यालय में। दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय में उस समय वहाँ के कुलपति शीलभद्र थे। अब देखेंगे 15वें सवाल को। 15वां सवाल है, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर हेरोडोटस होगा। अब देखेंगे 16वें सवाल को। 16वां सवाल है, हिस्टोरिका नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका आंसर होगा हेरोडोटस। अब देखेंगे 17वें सवाल को। 17वां सवाल है, मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों, मेगास्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अब देखेंगे 18वें सवाल को। 18वां सवाल है, नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? इसका आंसर होगा प्लिनी। अब देखेंगे 19वें सवाल को। 19वां सवाल है, किताबुल हिंद अथवा तहकीक ए हिंद नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? इसका आंसर होगा अल-बरूनी। दोस्तों, महमूद गजनवी के साथ अल-बरूनी 11वीं शताब्दी में भारत आया था। अब देखेंगे 20वें सवाल को। 20वां सवाल है, कंग्यूर एवं तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? इसका आंसर होगा लामा तारानाथ। अब देखेंगे 21वें सवाल को। 21वां सवाल है, सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? इसका आंसर होगा बोगाज कोई नामक स्थान से। अब देखेंगे 22वें सवाल को। 22वां सवाल है, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा पूरा लेख शास्त्र।
दोस्तों पूरा लेख शास्त्र को ही एपिग्राफी भी कहा जाता है। अब देखेंगे 23वें सवाल को। 23वां सवाल है तिथियों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा पुरालिपि शास्त्र। दोस्तों पुरालिपि शास्त्र को ही पैलियोग्राफी भी कहा जाता है। अब देखेंगे 24वें सवाल को। 24वां सवाल है सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा मुद्रा शास्त्र। दोस्तों मुद्रा शास्त्र को ही न्यूमिस्मैटिक्स भी कहा जाता है। अब देखेंगे 25वें सवाल को। 25वां सवाल है ब्राह्मी लिपि किस ओर से किस ओर लिखी जाती थी? इसका आंसर होगा बाईं से दाईं ओर। अब देखेंगे 26वें सवाल को। 26वां सवाल है खरोष्टी लिपि किस ओर से किस ओर लिखी जाती थी? इसका आंसर होगा दाईं से बाईं ओर। अब देखेंगे 27वें सवाल को। 27वां सवाल है प्रयाग स्तंभ लेख का संबंध किस शासक से है? इसका आंसर होगा समुद्रगुप्त। दोस्तों समुद्रगुप्त गुप्त वंश का शासक था। अब देखेंगे 28वें सवाल को। 28वां सवाल है ग्वालियर अभिलेख का संबंध किस शासक से है? इसका आंसर होगा नागभट्ट द्वितीय। दोस्तों नागभट्ट द्वितीय गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था। अब देखेंगे 29वें सवाल को। 29वां सवाल है नासिक अभिलेख का संबंध किस शासक से है? इसका आंसर गौतमी होगा, अर्थात गौतमी पुत्र सातकर्णी। दोस्तों गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का शासक था। अब देखेंगे 30वें सवाल को। 30वां सवाल है ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? इसका आंसर होगा पुलकेशिन द्वितीय। दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का शासक था। अब देखेंगे 31वें सवाल को। 31वां सवाल है नाना घाट अभिलेख का संबंध किस शासक से है? इसका आंसर होगा गौतमी पुत्र सातकर्णी। अब देखेंगे 32वें सवाल को। 32वां सवाल है देवपारा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? इसका आंसर होगा विजयसेन। दोस्तों विजयसेन बंगाल का शासक था। अब देखेंगे 33वें सवाल को। 33वां सवाल है हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? इसका आंसर होगा खारवेल। दोस्तों खारवेल को कलिंग राज के नाम से भी जाना जाता है। अब देखेंगे 34वें सवाल को। 34वां सवाल है भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? इसका आंसर होगा स्कंदगुप्त। दोस्तों स्कंदगुप्त गुप्त वंश का शासक था। अब देखेंगे 35वें सवाल को। 35वां सवाल है जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? इसका आंसर होगा रुद्रदामन। दोस्तों रुद्रदामन एक क्षत्रप शासक था। अब देखेंगे 36वें सवाल को। 36वां सवाल है सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि में लिखित सम्राट अशोक के अभिलेख को किसने पढ़ा? इसका आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप। दोस्तों जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेख को 1837 ईस्वी में पढ़ने में सफलता पाई थी। अब देखेंगे 37वें सवाल को। 37वां सवाल है राजा भानुगुप्त के एरन अभिलेख से किस प्रथा के अस्तित्व में होने की जानकारी मिलती है? इसका आंसर होगा सती प्रथा के। अब देखेंगे 38वें सवाल को। 38वां सवाल है मंदसौर अभिलेख का संबंध किस शासक से है? इसका आंसर होगा यशोवर्मन। दोस्तों यशोवर्मन चंदेल वंश का शासक था। अब देखेंगे 39वें सवाल को। 39वां सवाल है प्राचीन भारतीय सिक्कों को क्या कहा जाता था? इसका आंसर होगा आहत सिक्का। दोस्तों आहत सिक्का का यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि उसे पीट कर बनाया जाता था। अब देखेंगे 40वें सवाल को। 40वां सवाल है किन शासकों ने सिक्कों पर
सर्वप्रथम लेख लिखना प्रारंभ किया? इसका आंसर होगा यवन शासकों ने। अब देखेंगे 41वें सवाल को। 41वां सवाल है, सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के किस काल में जारी हुए? इसका आंसर होगा गुप्त काल में। अब देखेंगे 42वें सवाल को। 42वां सवाल है, सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के किस काल में जारी किए गए? इसका आंसर होगा कुषाण काल में। अब देखेंगे 43वें सवाल को। 43वां सवाल है, उत्तर भारत में कला की कौन सी शैली प्रचलित थी? इसका आंसर होगा नागर। अब देखेंगे 44वें सवाल को। 44वां सवाल है, दक्षिण भारत में कला की कौन सी शैली प्रचलित थी? इसका आंसर होगा द्रविड़ शैली। अब देखेंगे 45वें सवाल को। 45वां सवाल है, दक्षिणा पथ में कला की कौन सी शैली प्रचलित थी? इसका आंसर होगा बेसर। अब देखेंगे 46वें सवाल को। 46वां सवाल है, मानव सभ्यता के उस कालखंड को जिसका कोई लिखित विवरण नहीं है क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा प्राग ऐतिहासिक काल। अब देखेंगे 47वें सवाल को। 47वां सवाल है, प्राग ऐतिहासिक काल को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा आदि मानव काल या पाषाण काल। अब देखेंगे 48वें सवाल को। 48वां सवाल है, प्रागैतिहासिक काल को कितने वर्गों में बांटा गया है? इसका आंसर होगा 3 वर्गों में। दोस्तों, ये 3 वर्ग हैं, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब देखेंगे 49वें सवाल को। 49वां सवाल है, पूर्व पाषाण काल कब से कब तक माना जाता है? इसका आंसर होगा 3 लाख ईस्वी पूर्व से 8000 ईस्वी पूर्व तक। अब देखेंगे 50वें सवाल को। 50वां सवाल है, मध्य पाषाण काल कब से कब तक माना जाता है? इसका आंसर होगा 8000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व तक। अब देखेंगे 51वें सवाल को। 51वां सवाल है, उत्तर पाषाण काल कब से कब तक माना जाता है? इसका आंसर होगा 4000 ईस्वी पूर्व से 1800 ईस्वी पूर्व तक। अब देखेंगे 52वें सवाल को। 52वां सवाल है, पूर्व पाषाण काल में लोगों की जीविका का आधार क्या था? इसका आंसर होगा शिकार। अब देखेंगे 53वें सवाल को। 53वां सवाल है, मनुष्य ने आग का आविष्कार कब किया था? इसका आंसर होगा पूर्व पाषाण काल में। अब देखेंगे 54वें सवाल को। 54वां सवाल है, पूर्व पाषाण काल में लोग कहाँ रहते थे? इसका आंसर होगा पहाड़ की गुफाओं या घने वृक्षों के नीचे। अब देखेंगे 55वें सवाल को। 55वां सवाल है, पूर्व पाषाण काल के लोग भोजन संग्राहक थे या भोजन उत्पादक? इसका आंसर होगा भोजन संग्राहक। दोस्तों, पूर्व पाषाण के लोग भोजन का उत्पादन नहीं करते थे, इसलिए वे सिर्फ जमा ही कर सकते थे, अतः वे भोजन संग्राहक थे। अब देखेंगे 56वें सवाल को। 56वां सवाल है, पूर्व पाषाण काल के लोगों का औजार किसका बना होता था? इसका आंसर होगा पत्थर का। अब देखेंगे 57वें सवाल को। 57वां सवाल है, मनुष्य द्वारा निर्मित प्रथम औजार था? इसका आंसर होगा कुल्हाड़ी। अब देखेंगे 58वें सवाल को। 58वां सवाल है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया? इसका आंसर होगा कुत्ता को। दोस्तों, आपसे मैं एक सवाल भी पूछ रहा हूँ, आप मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि प्राचीन काल के लोगों ने पहले पशुपालन प्रारंभ किया या पहले कृषि प्रारंभ की? ठीक है, अब देखेंगे 59वें सवाल को। 59वां सवाल है, मनुष्य ने पशुओं को कब से पालतू बनाना प्रारंभ किया? इसका आंसर होगा जब मनुष्य अस्थायी हुआ। अब देखेंगे 60वें सवाल को। 60वां सवाल है,
धातु युग में मनुष्य का मुख्य पेशा क्या था? इसका आंसर होगा कृषि। अब देखेंगे 61वें सवाल को। 61वां सवाल है, प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादन का स्थान है। इसका आंसर होगा मेहरगढ़। अब देखेंगे 62वें सवाल को। 62वां सवाल है, मनुष्य द्वारा उपजाई गई पहली फसल थी। इसका आंसर होगा गेहूँ। अब देखेंगे 63वें सवाल को। 63वां सवाल है, प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कालीन कलाकृति की खोज किस स्थान से हुई है? इसका आंसर होगा पल्लावरम। दोस्तों, पल्लावरम तमिलनाडु में अवस्थित एक स्थान है। अब देखेंगे 64वें सवाल को। 64वां सवाल है, मनुष्य द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली धातु थी। इसका आंसर होगा तांबा। अब देखेंगे 65वें सवाल को। 65वां सवाल है, तांबे का सर्वप्रथम जो औजार बनाया गया क्या था? इसका आंसर होगा कुल्हाड़ी। दोस्तों, तांबे के कुल्हाड़ी का साक्ष्य उत्तर प्रदेश के अंतरीखेड़ा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। अब देखेंगे 66वें सवाल को। 66वां सवाल है, प्राचीन भारत का सर्वाधिक प्राचीन नगर था। इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। अब देखेंगे 67वें सवाल को। 67वां सवाल है, सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है? इसका आंसर होगा मृतकों का टीला। दोस्तों, इसे सिंध का बाग के नाम से भी जाना जाता है। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, लोगों ने सर्वप्रथम वस्त्र बुनने की कला कब सीखी? इसका आंसर होगा नवपाषाण काल में। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, चावल की खेती का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? इसका आंसर होगा कोल्हाडीवा। दोस्तों, कोल्हाडीवा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, पूर्व पाषाण कालीन शैल गुफाएं कहाँ से मिली हैं? इसका आंसर होगा भीमबेटका। दोस्तों, भीमबेटका भोपाल में अवस्थित है। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, किस काल को ताम्रपाषाण काल कहा जाता है? इसका आंसर होगा 1800 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी तक के काल को। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, मानव ने धातुओं में सबसे पहले किसका प्रयोग किया? इसका आंसर होगा तांबा। अब देखेंगे 73वें सवाल को। 73वां सवाल है, बिहार के किस स्थान से नवपाषाण कालीन संस्कृति के साथ साथ ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं? इसका आंसर होगा चिरांद। अब देखेंगे अगले सवाल। 74वां सवाल है, रेडियो कार्बन विश्लेषण के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के परिपक्व चरण की अवधि कब से कब तक निर्धारित की गई है? इसका आंसर होगा 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? इसका आंसर होगा राय बहादुर दयाराम साहनी। दोस्तों, राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? इसका आंसर होगा राखल दास बनर्जी ने। दोस्तों, राखल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में की गई थी। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? इसका आंसर होगा शहरी सभ्यता। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा हड़प्पा सभ्यता। अब देखेंगे अगले सवाल को।
अगला सवाल है हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को सर्वप्रथम किसने प्रकाशित किया? इसका आंसर होगा चार्ल्स मैसन ने। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है कालीबंगा नामक पूरा स्थल वर्तमान में कहाँ है? इसका आंसर होगा राजस्थान। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है हड़प्पा नामक पूरा स्थल वर्तमान में कहाँ है? इसका आंसर होगा पंजाब। दोस्तों, हड़प्पा पंजाब के मोंटगोमरी ज़िले में अवस्थित है। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है चनहुद्रो नामक पूरा स्थान वर्तमान में कहाँ है? दोस्तों, चनहुद्रो नामक स्थान अब पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अवस्थित है। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है लोथल नामक पूरा स्थल वर्तमान में कहाँ है? इसका आंसर होगा अहमदाबाद। दोस्तों, अहमदाबाद गुजरात में अवस्थित है। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है वनवाली नामक पूरा स्थल वर्तमान में कहाँ है? इसका आंसर होगा हिसार में। दोस्तों, हिसार हरियाणा में अवस्थित एक स्थान है। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है रोपर नामक पूरा स्थल वर्तमान में कहाँ है? इसका आंसर होगा पंजाब में। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है रंगपुर नामक पूरा स्थल वर्तमान में कहाँ है? इसका आंसर होगा गुजरात। दोस्तों, रंगपुर गुजरात के काठियावाड़ ज़िले में अवस्थित है। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है आलमगीरपुर नामक पूरा स्थल वर्तमान में कहाँ है? इसका आंसर मेरठ होगा। दोस्तों, मेरठ उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी पूरा स्थल है। इसका आंसर होगा आलमगीरपुर। दोस्तों, आलमगीरपुर यूपी में अवस्थित एक स्थान है। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल है। इसका आंसर होगा सुतका गंडोर। दोस्तों, सुतका गंडोर पाकिस्तान स्थित बलूचिस्तान प्रांत में है। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है सिंधु घाटी का सर्वाधिक उत्तरी पूरा स्थल है। इसका आंसर मांदा होगा। दोस्तों, मांदा जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक दक्षिणी पूरा स्थल है। इसका आंसर होगा दायमाबाद। दोस्तों, दायमाबाद महाराष्ट्र में अवस्थित है। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो का अन्नागार। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति कैसी है? इसका आंसर होगा त्रिभुजाकार। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसलें थी। इसका आंसर होगा गेहूं और जौ। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक नवीन पूरा स्थल है। इसका आंसर होगा धौलावीरा। दोस्तों, धौलावीरा गुजरात में अवस्थित है। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक प्राचीन पूरा स्थल है। इसका आंसर होगा हड़प्पा। दोस्तों, हड़प्पा अब पाकिस्तान में अवस्थित है। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है सिंधु सभ्यता से संबंधित विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है सिंधु घाटी से संबंधित अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर होगा लोथल एवं कालीबंगा से। अब देखेंगे अगले सवाल को।
अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता सर्वप्रथम किसने कहा? इसका आंसर होगा जॉन मार्शल। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थल है। इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। दोस्तों, ये इस पार्ट का आखिरी सवाल है। अब हम फिर मिलेंगे एक नए और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त।